कुछ कुछ होता है, अग्निपथ, कभी खुशी कभी गम, ये जवानी है दीवानी, बाहुबली दी बिगनिंग, बाहुबली 2 दी कंक्लूजन, सिम्बा, ये सारे उन कुछ बड़ी फिल्मों के नाम है जिसे धर्मा प्रोडक्शन के पैनल के अंडर बनाया गया था या डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड इन सारे फिल्मों का कलेक्शन सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन के अंडर ही हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्मों में नहीं आता है, बल्कि पैन इंडिया में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्मों में इनका नाम रह चुका है और अभी तक है। बट अब जब रिसेंट रिलीज हुई फिल्मों पर हम नजर डालते हैं जिससे अगेन धर्मा ने बनाया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसमें हमें सक्सेस कम और फेलियर ज्यादा दिखाई पड़ती है। जैसे जुग जुग जियो एवरेज, लाइगर डिजास्टर, ब्रह्मास्त्र एवरेज, सेल्फी डिजास्टर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिट, योद्धा डिजास्टर, मिस्टर एंड मिसेस माई फ्लॉप, बैड न्यूज हिट एंड जिगरा अगेन अ फ्लॉप। और नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट की गई देवरा अगेन अ एवरेज। तो ये जो डाउनफॉल धर्मा ने रिसेंट ईयर्स में विटनेस किया है वो आखिर क्यों अचानक से पोस्ट पैंडेमिक मेजर रिलीजेस टर्न्ड आउट टू बी डिजास्टर फॉर धर्मा? सोचने वाली बात नहीं है। आइए हम आज के इस वीडियो में इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे और सेवरल पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे विच इज स्लोली लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ धर्मा प्रोडक्शन। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे न्यूज आर्टिकल्स इंटरनेट पे फ्लोट होना शुरू होने लगे कि सारेगामा के आरपी संजीव गोयनका की ग्रुप धर्मा के मेजर स्टेक्स एक्वायर करने वाले हैं। हाउएवर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। फिर इसके बाद एक और न्यूज निकलकर सामने आने लगी कि करण जौहर धर्मा की 50% शेयर रिलायंस कंपनी को बेच रहे हैं। हाउएवर इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये सारी चीजें अगर सच में हो रही है तो इसके पीछे का कारण आखिर क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो डाउनफॉल है ना वो शुरू कहाँ से हुआ। तो इस चीज के जवाब के लिए हमें वापस 2017 में जाना होगा, जब एक फिल्म की अनाउंसमेंट करी गई जो कि ट्रायलॉजी में बनने वाली थी। और ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र थी। बट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 4.5 सालों का वक्त लग गया। और इन 4.5 सालों में इस फिल्म के लीड एक्टर्स आलिया भट्ट की टोटल 7 फिल्में रिलीज हो गई और रणबीर कपूर की टोटल 3। और इन सारी फिल्मों में मतलब संजू, शमशेरा, गली बॉय, कलंक, सड़क 2, गंगूबाई काठियावाड़ी के बीच ब्रह्मास्त्र की शूटिंग भी चलती रही। और इसी कारण से ब्रह्मास्त्र का बजट 400 करोड़ पहुंच गया। एंड फाइनली जब 9 सितंबर 2022 को ये फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स्ड रिव्यूज के चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अराउंड 430 करोड़ का ही कलेक्शन निकाला, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये फिल्म एक मेजर लॉस थी फॉर धर्मा प्रोडक्शन। और इवन दो अयान मुखर्जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव दिसंबर 2026 और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 दिसंबर 2027 में रिलीज होगी, स्टिल इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि विद ओनली 2 years रिमेनिंग फॉर द रिलीज ऑफ सेकंड पार्ट ब्रह्मास्त्र, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि देव का रोल कौन प्ले करेगा। और अगर एक्टर फाइनल किया जा चुका है तो इसकी अनाउंसमेंट हुई नहीं है अभी तक। फर्दर अभी अयान मुखर्जी करेंटली वॉर 2 की शूटिंग में बिजी है, तो मे बी ये हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 डिले हो जाए। बट अब जो भी हो, इट स्टिल बॉदर्स मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट हिट का भी टैग नहीं अचीव कर पाई ब्रह्मास्त्र, तो पार्ट 2 भी आएगा। पर जो भी हो, देखते हैं क्या होता है। जो होगा देखा जाएगा। हम लोग का ही है। फर्दर अब हम आते हैं पॉइंट्स पर। पॉइंट नंबर 1, दी सुशांत सिंह राजपूत कर्ज। देखो, एसएसआर ने अपने 7 साल के करियर में टोटल 11 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से एक ड्राइव धर्मा प्रोडक्शन की थी। और अगर मेरी भी मानो तो ये एक बुरी फिल्म थी, फ्रॉम पुअर राइटिंग टू बैड वीएफएक्स। बट इस मूवी को फिर भी थिएटर में रिलीज किया जाना था until करण वॉच्ड दिस फिल्म एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू नेटफ्लिक्स, जहाँ पर रिलीज होने के बाद इस मूवी को बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले और इस मूवी को मैक्सिमम लोगों ने काफी टाइम बाद भुला भी दिया until the demise of सुशांत सिंह 2020, जहाँ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। और इसी कंट्रोवर्सी में एक नाम आया करण जौहर का, जिन पर सुशांत की फिल्म ड्राइव को थिएटर में रिलीज ना करने और उनके करियर को डिस्ट्रॉय करने के एक्यूजेशंस लगे। वेल, सच क्या है इस पर तो हर किसी का अपना अलग ओपिनियन है। बट इस अनफॉर्चुनेट इवेंट के चलते करण जौहर को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला, जिसका असर उनकी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ भी देखने को मिला, जहां ये फिल्म बॉयकॉट करी जाने लगी। और भले अब इन सब चीज़ों में कमी आ गई है, फिर भी सुशांत सिंह राजपूत का चला जाना स्टिल कॉजिंग बिग प्रॉब्लम्स टू सम बिग इंडस्ट्री पीपल लाइक करण जौहर। पॉइंट नंबर 2, बिग बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट्स। लाइगर, सेल्फी, योद्धा, मिस्टर एंड मिसेस माई, जिगरा मेजर बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट निकलकर सामने आई थी। और अगर इन सारी फिल्मों का कंबाइंड बजट कैलकुलेट करें तो वो आता है 410 करोड़ और इन सारी फिल्मों का कंबाइंड कलेक्शन जो था वो था 223 करोड़। मतलब
केवल इन 5 मेजर फिल्मों से धर्मा को 187 करोड़ का ऑन पेपर लॉस हुआ है। और इनके अलावा एवरेज टू डिसेंट हिट्स लाइक जुग जुग जियो, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, किल, बैड न्यूज, इनसे कोई मेजर फायदा नहीं हो पाया। और अगर अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो शंकरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है, बट ये दोनों ही फिल्में बहुत बड़े बजट की या फिर इवेंट फिल्में नहीं होने वाली है। एंड आफ्टर विटनेसिंग द रीसेंट फेलियर्स, इस चीज के भी बहुत कम चांसेस है कि इन नियर फ्यूचर धर्मा प्रोडक्शन के तरफ से कोई भी बड़ी बजट या फिर इवन ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 अनाउंस की जाए। पॉइंट नंबर 3, शाहरुख खान की लकी चांस फॉर धर्मा। साल 1976 में करण जौहर के फादर यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की थी और फ्यूचर में इस कंपनी ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और स्टार स्टूडियोज के साथ कोलैब भी किया। बट आप जब धर्मा प्रोडक्शन की एंटायर फिल्मी जर्नी पर नजर डालेंगे तो उसमें आपको एक मेजर नाम शाहरुख खान का दिखाई देगा। जहां SRK की फिल्म कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ये 3 फिल्में एक मेजर ब्लॉकबस्टर और हिट बनकर सामने आई थी, जो कि धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की थी। और इसी के कारण आगे की फिल्में जैसे कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान आई। और इनके अलावा SRK की कंपनी रेड चिलीज ने धर्मा के साथ कोलैब करके काल, माय नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डियर जिंदगी और कैमियोस की बात करें तो काल, ए दिल है मुश्किल, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में SRK ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें से एक भी फिल्म फ्लॉप साबित नहीं हुई। बट पोस्ट पैंडेमिक देयर डजंट सीम टू बी एनी फर्दर प्रोजेक्ट्स दे आर अबाउट टू डू टुगेदर। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र का कैमियो भी काफी पहले शूट हो चुका था। एंड रिसेंट एक्शन फिल्मों से कमबैक करने वाले SRK अभी काफी वक्त तक इस जॉनर से डिस्टेंस नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि डंकी जो कि एक्शन जॉनर की नहीं थी, वो भी जवान और पठान की तरह ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। सो करेंटली SRK इज लॉयल टू एक्शन जॉनर ओनली, और करण जौहर एंड एक्शन जॉनर डजंट सीम टू फिट टुगेदर। भले किल एक हार्डकोर एक्शन फिल्म थी जिसे धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। तो अंटिल करण मेड अप हिज माइंड टू डायरेक्ट अ ग्रैंड लेवल एक्शन फिल्म, there seems to be very less chance of SRK and Karan's collab. Point number 4, failing to adapt in different genre. देखो ऐसा नहीं है कि करण जौहर ने ट्राई नहीं किया है, he indeed has tried to adapt in different genre, और इसलिए धर्मा प्रोडक्शन के अंडर इन्होंने क्राइम ड्रामा जैसे बॉम्बे वेलवेट, हॉरर जैसे भूत, द हॉन्टेड शिप, एक्शन हाइस्ट, ड्राइव जैसी फिल्में बनाई है, लेकिन ये सारी बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। और फिर घूम फिर कर करण जौहर को रोमांटिक कॉमेडी की तरफ ही आना पड़ा था। इसके वजह से लोग इनकी फिल्मों को एक तरह की रिच एंड रॉयल फैमिली ड्रामा मूवी से स्टीरियोटाइप करके देखने लगे, जो आज भी ऑन अ ग्रैंड स्केल लोगों का मानना है। और भले किल, ब्रह्मास्त्र, जिगरा जैसी फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया, लेकिन इससे उनके ओवरऑल इमेज में कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। और इसलिए जब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई तो उसे ज्यादा अच्छे से धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर के साथ रिलेट कर देखा गया, क्योंकि ऐसी फिल्मों के लिए करण जौहर जाने जाते हैं, जो कि 1-2 मूवीज जैसे जिगरा, ब्रह्मास्त्र या इवन किल के आने से लोगों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। नाउ पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट वन, नेपोटिज्म। वेल, किल जैसी मूवी से करण जौहर ने नेपोटिज्म वाला जो दाग है ना, उसे साफ करने की शुरुआत तो कर दी है। स्टिल ही हैज टू गो अ लॉन्ग वे टू गेट रिड ऑफ फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म मार्क, जो कंगना रनौत ने दिया था। एंड द वे ही प्रमोट्स आलिया भट्ट विद ऑलमोस्ट हिज एवरी अपकमिंग फिल्म्स, वो भी जनरल ऑडियंस को बहुत खटकने लगी है। सो इस चीज से कैसे डील करना है, करण जौहर नोज बेटर। बट यस, ये पॉइंट भी धर्मा प्रोडक्शन के डाउनफॉल का एक मेजर कारण है। सो नाउ अब अगर सम अप करें तो विद बैक टू बैक फ्लॉप्स, प्रमोटिंग नेपोटिज्म, मेकिंग सेम काइंड ऑफ फिल्म्स, ये सारी चीजें धर्मा को धीरे धीरे नीचे ढकेल रही है। सो इट्स हाई टाइम नाउ कि धर्मा इन सब चीजों को सुधारे या इन्हें कंटिन्यू करके डाउनफॉल का शिकार होते रहे। वेल, आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। जो होगा होगा, देखा जाएगा। चोट ये हम लोग का ही है। सो वेल, ये था मेरा अपना ओपिनियन धर्मा प्रोडक्शन के डाउनफॉल को लेकर। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर देखा जाए तो आज के वक्त पे बॉलीवुड में एक सडन चेंज ऑफ पावर देखने को मिल रहा है। जहां पहले काफी टाइम तक बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ऑफ प्रोड्यूसर्स रूल किया करते थे, जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, पूजा एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब अगर आप गौर करोगे तो छोटे बजट की फिल्म्स, जिनके कंटेंट में तो दम होता ही है, लेकिन उसके अलावा वो बॉलीवुड के यूजुअल टिपिकल जॉनर्स में नहीं फंसते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मैडॉक फिल्म्स को ही कंसीडर कर लो, जिन्होंने हमें 3 यूनिवर्स तो दिया ही है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने हमें तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ऐसी भी फिल्में दी है, जो भले लव स्टोरी वाले टिपिकल स्टोरी लाइन को फॉलो तो जरूर करती है, लेकिन उसमें साइंस फिक्शन का भी एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम रखा गया था। और अभी कुछ दिन पहले जब रिसेंटली ये न्यूज आउट हुई कि धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर ने अपने कंपनी के 50% शेयर्स 1000 करोड़ पे बेच दिए हैं, तब तो ये न्यूज और कंफर्म हो गई कि हाँ,
अब बॉलीवुड में धीरे धीरे ही सही लेकिन एक सडन चेंज ऑफ पावर देखने को हमें मिलेगा। और अगर हम पोस्ट कोविड धर्मा प्रोडक्शन की कई सारी मूवीज पे भी नजर डालेंगे तो उसमें हमें एक सीरियस फाइनेंशियल फेलियर देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले आई लाइगर, अल्ट्रा डिजास्टर, फिर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। जितनी इस फिल्म से उम्मीद थी उतनी इस फिल्म ने कमाई नहीं की। उसके बाद आई सेल्फी जो अपने बजट का आधा भी कलेक्शन नहीं निकाल पाई। देन योद्धा एंड नाउ जिगरा, अगेन अ फ्लॉप। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अलावा यशराज फिल्म्स में भी अगर हम नजर डालेंगे तो उसमें भी हमें बंटी एंड बबली 2 फ्लॉप, जयेश भाई जोरदार फ्लॉप, सम्राट पृथ्वीराज डिजास्टर, शमशेरा फ्लॉप, द ग्रेट इंडियन फैमिली फ्लॉप। तो जो भी थोड़ी बहुत इज्जत इनकी बची वो थी सिर्फ स्पाई यूनिवर्स मूवीज के दम पर। और इसके बाद पूजा एंटरटेनमेंट का तो क्या ही कहना, गणपत मेगा डिजास्टर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मेगा डिजास्टर, कठपुतली अल्ट्रा डिसअपॉइंटिंग फिल्म। वहीं अगर मैडॉक फिल्म्स की तरफ नजर डाले पोस्ट कोविड तो हमें फिल्में देखने को मिलती है जैसे निमी, हम दो हमारे दो, 10वीं, भेड़िया, जरा हटके जरा बच के, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मुंजिया, स्त्री 2, सेक्टर 36, जो कि इधर बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी सक्सेस रही है या फिर OTT पर रिलीज हुई तो उसने काफी ज्यादा प्रेस गैदर किया है। बट नाउ अब सवाल ये आता है कि आखिर ये जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए उस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स को। सो लेट्स बिगिन। देखो, प्रोडक्शन हाउसेस जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स या फिर इवन पूजा एंटरटेनमेंट ये काफी पहले से बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी जो फिल्में होती है उनमें एक सिमिलर टोन कैरी होता है जो हमें पहले भी देखने को मिलता था और अभी भी देखने को मिलता है, जिसके चलते न्यू जनरेशन इनकी फिल्मों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती है। क्योंकि उसके अलावा इनकी जो स्टोरी लाइन्स पे रहती है वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहती है। फिर चाहे आप बंटी और बबली 2 को ले लो, शमशेरा को ले लो, और अगर टिपिकल और आउटडेटेड की बात करोगी तो धर्मा प्रोडक्शन की आपको लाइगर हो गई, रॉकी उरान की प्रेम कहानी होगी, मिस्टर एंड मिसेस माई को ले लो या फिर बैड न्यूज़ को ले लो। और पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्मों के बारे में क्या ही बोलना, कठपुतली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गणपत, ये 3 तो प्राइम एग्जाम्पल है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बट अब अगर हम एडॉल्ट फिल्म्स की तरफ देखते हैं तो उन्होंने शुरुआती फाइंडिंग फैनी, कॉकटेल, बदलापुर, हिंदी मीडियम और स्त्री मूवी से की थी। मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने शुरुआती एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की तरफ से अपने ऑडियंस को लाने की कोशिश करने लगी थी। एंड देयर इज नो डाउट कि उसमें वो लोग सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन उसके अलावा काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई जैसे लुका छुपी, मेड इन चाइना, पाला, अंग्रेजी मीडियम, मिमी, हम दो हमारे दो, 10वीं, भेड़िया, चोर निकल के भागा, जरा हटके जरा बच के, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मुंजिया, स्त्री 2, सेक्टर 36 और अभी आने वाली छावा, थमा, स्काई फोर्स, तेहरन जैसी फिल्में भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें ऑडियंस को सिर्फ कंटेंट के नाम पे ही नहीं बल्कि जॉनर्स के नाम पे भी अलग चीज़ें देखने को मिलती है जो अल्टीमेटली एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करती है। सो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ऑडियंस इस तरफ ज़्यादा झुकेंगे। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, इनकी जो पकड़ है जो मार्केट में पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है और वो कभी होने वाला भी नहीं है। बट अगर फिल्म वाइज अगर हम देखें तो यशराज फिल्म्स के पास धूम फ्रेंचाइज और स्पाई यूनिवर्स के अलावा ज्यादा कुछ ऑफर करने को है नहीं, और इसलिए मैक्सिमम ऑडियंस का जो रुख है वो मैडॉक फिल्म्स जैसी प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 जो हर जगह बोला जाता है, बॉयकॉट। देखो, धर्मा प्रोडक्शन हो या फिर यशराज फिल्म्स हो, इन दोनों पर एक मेजर इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग एंटी नेशनल और पाकिस्तान प्रेम अपनी फिल्मों में काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। और अगर मुझसे भी पूछो अगर इस पॉइंट को लेकर तो यशराज फिल्म्स पे तो ये बात काफी लागू होती भी है, पर वो उनका अपना क्रिएटिव चॉइस है। वो क्या करना चाहते हैं अपने पैसों के साथ, किस तरीके की फिल्म बनाना चाहते हैं, उस पर हमारा राय देना कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि एट द एंड वो फिल्म वही बनाएंगे जो वो चाहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। बट हाँ, इस चीज़ के चलते उन्हें बॉयकॉट तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। यहाँ तक कि इवन पठान एंड टाइगर 3 में भी ये चीज़ देखने को मिली। इवन दो ये दोनों कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म निकल कर आई, बट ऑडियंस अब इस चीज़ से फेड अप हो चुकी है। वो अब आगे किसी भी तरीके की लाइक पाकिस्तानी एंगल वाली फिल्म नहीं देखना चाहती है। और उसका कारण ये नहीं है कि वो इस स्टोरी लाइन से बहुत ज़्यादा हेट करने लगी है, बल्कि इसका कारण ये है कि ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज हो चुका है। जहाँ अगर इंडिया में 100 नेशनल फिल्म बनती है तो उसमें से 99% पाकिस्तान वाली स्टोरी लाइन को फॉलो करती है। और इसके अलावा फिल्मों में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, कुछ गलत दिखाना, जो ऑडियंस को बिल्कुल मंजूर नहीं है, और वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और इनडायरेक्ट वे में, तो वो चीज़ें ऑडियंस को अब चुभने लगी है। एंड ऑन दी अदर हैंड मैडॉक फिल्म्स की हिंदी मीडियम, स्त्री, बाला, अंग्रेजी मीडियम, मिम्मी, हम दो हमारे दो, ज़रा हट के ज़रा बच के, ऐसी फिल्मों में आपको मैक्सिमम फैमिली वैल्यूज़, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों पे एक पॉजिटिव टेक देखने को मिलता है, जिसके चलते ऑडियंस इनकी फिल्मों से एंटरटेन तो होती है, लेकिन उसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी लेते हुए जाती है, जो आई गेस आगे भी कंटिन्यू। पॉइंट नंबर 3, लेस यूज ऑफ स्टार पावर। अगर आप मैडॉक फिल्म्स की फिल्मोग्राफी की तरफ नजर डालेंगे तो आपको उनमें एक्टर्स लाइक सुशांत सिंह राजपूत, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेसेस जैसे कृति सनन, सारा अली खान,
श्रद्धा कपूर, यामी गौतम, ये सब देखने को मिलते हैं, जिनकी अगर स्टार पावर की बात करो तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है ऑडियंस के बीच, जितनी स्टार पावर शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, इन सब की है। सो ऐसे एक्टर्स को चूज करने से मैडॉक फिल्म्स की जो परसेप्शन है ना, वो ऑडियंस के बीच इस तरीके से बन गई है कि मैडॉक फिल्म्स प्रमोट्स न्यू एंड टैलेंटेड पीपल। और ये सिर्फ बोलने के बाद भी नहीं है, ये इनकी फिल्मों में नजर भी आता है। जैसे अभी रिसेंटली रिलीज हुई मुंजिया से अभय वर्मा और शर्वरी, इन्हें भी इस फिल्म से रिलीज हुई पहले किसी भी फिल्म से ज़्यादा तो पब्लिसिटी नहीं मिली थी, बट स्टिल मैडॉक फिल्म्स ने इन्हें एक चांस दिया और वो चांस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और दूसरी तरफ जैसा मैंने बोला कि धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन या फिर पूजा एंटरटेनमेंट या फिर जितने भी पुराने और बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है, वो लोग स्टार पावर पर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जिनमें हाँ कुछ गिनी चुनी फिल्में ऐसी होती है जो वो कुछ न्यू कमर या फिर कुछ बहुत बड़े स्टार्स को नहीं देते हैं। बट व्हेन कंपेयर टू मैडॉक फिल्म्स वो नंबर बहुत कम है और हैंस अच्छी राइटिंग, अच्छा कंटेंट, अलग जॉनर और कम इन्वेस्टमेंट में मैडॉक फिल्म्स अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर देती है। पॉइंट नंबर 4, सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म्स। देखो, अनलाइक धर्मा प्रोडक्शन की ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी जो आने वाली है अभी और यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स, इन दोनों में एक कॉमन लिंक है और वो लिंक ये है कि इन्होंने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत तब की जब उन्होंने देखा कि हाँ, हॉलीवुड में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस हॉलीवुड के इसे फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन मैडॉक फिल्म्स ने मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, मतलब जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, 3-2 और अभी आने वाली थमा, ये सब आती है, इस चीज़ की शुरुआत उन्होंने 2018 ही में कर दी थी कि हाँ वो एक डेडिकेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने टाइम भी लिया, अच्छी खासी स्टोरीज भी डेवलप की, हर मूवीज़ को एक साथ बट अलग अलग टाइमलाइंस में भी बांटा एंड इन दी एंड उन्हें एक साथ लाकर क्रॉस ओवर भी करवाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धर्मा प्रोडक्शन की अगर हम ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी देखें तो उस पर ज़्यादा भी कुछ कहने को है नहीं। लेकिन उसके अलावा यशराज फिल्म्स ने एक शॉर्टकट अपनाया कि उनके पास एक था टाइगर जिंदा है और वॉर जैसी फिल्में थी, तो उन्होंने इन तीनों फिल्मों को उठाया, उसमें पठान को ऐड किया और लोग बन गई एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। और अगर मेरी मानो तो भले ये थोड़ा ऑड साउंड करता है, बट स्टिल ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का खर्चा हुआ और ना ही बहुत सारे पैसों का। उन्होंने ऑलरेडी चल रही मूवीज़ को एक साथ लाके जोड़ दिया और हमें मिल गई हमारी अपनी स्पाई यूनिवर्स मूवीज़। और इसलिए अगर हम इस पॉइंट पर भी नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि मैडॉक फिल्म्स अपने किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं लेती है। वो लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन सब प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं और उसी का रिजल्ट है कि आज हमें उनके बैनर के अंडर एक बहुत ही सक्सेसफुल मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स देखने को मिला है। पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट वन, ट्रस्टिंग न्यू डायरेक्टर्स एंड राइटर्स। अगर आप स्त्री मूवी के राइटर की तरफ नजर डालेंगे तो आपको एक नाम देखने को मिलेगा जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और वो नाम है राज एंड डीके का। जी हाँ, राज एंड डीके ने ही स्त्री मूवी के डायलॉग्स और उसकी पूरी कहानी को लिखा था। और अगर सच बोलूँ तो आज भी पूरे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में ऐसी कोई मूवी नहीं आई है जो स्त्री मूवी को इन टर्म्स ऑफ राइटिंग टॉप कर पाए। और अगर देखा जाए तो स्त्री मूवी से पहले राज एंड डीके ने कुछ गिनी चुनी फिल्में लिखी या फिर डायरेक्ट की थी, जैसे शोर इन द सिटी, आ जेंटलमैन, गो गोआ गॉन और एक दो और। बट स्टिल दिनेश विजान ट्रस्टेड देम विद देयर विजन और उसका रिजल्ट तो हम सब जानते हैं। और इसके बाद 3-2 के जो राइटर है वो है नीरेन भट्ट, और अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डालेंगे तो आपको कोई भी बहुत बड़ी या फिर बहुत यूनिक फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। स्टिल उन्होंने 3-2 के डायलॉग्स और उसकी कहानी लिखी और उस चीज़ का भी रिजल्ट हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोदकर, जिन्होंने मुंजिया से पहले कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं बनाई थी, स्टिल उन्होंने अपनी मराठी फिल्म ज़ॉम्बीवली, जो कि एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म, उस तरह की क्रिएटिविटी और टैलेंट के दम पर मुंजिया डिलीवर की। और भले मुझे वो फिल्म कुछ खासा पसंद नहीं आई थी, बट स्टिल उसने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया और 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन भी निकाला। और अगर देखा जाए तो यही छोटी छोटी चीज़ें अल्टीमेटली जो बॉलीवुड में सडन चेंज ऑफ पावर देखने को मिल रहा है, वो सब इन्हीं चीज़ों की वजह से देखने को मिल रहा है। और अगर सब कुछ इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब मैडॉक फिल्म्स, यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन इन सब को टॉप कर देगी। वेल, अगर सच में ऐसा हो जाए तो वो अच्छा भी होगा, क्योंकि हम भी एक चेंज देखना चाहते हैं इन बॉलीवुड। ना सिर्फ जॉनर या कंटेंट ही नहीं, बल्कि न्यू टैलेंट्स को काम मिलने में भी कोई दिक्कत ना हो। वेल, फिर भी चलो, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास भी कुछ अपने कमेंट्स या फिर अपने कोई पॉइंट्स है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।